सो हेलो एवरीवन बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि बहुत ही फेमस है। बट लेकिन हो सकता है उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आप लोगों को नहीं पता हो, और अगर पता भी होंगी तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी और एकदम बहुत इम्पैक्टफुल वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्हीनियस इक्वेशन। बच्चों, आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। एक ऐसी इक्वेशन जो टेम्परेचर और किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के बीच में हमें रिलेशन बताती है। लेकिन सिर्फ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट की ही बात नहीं है, उसमें और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के अंदर भी कुछ छुपा हुआ है? हाँ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ओरिएंटेशन फैक्टर, और हमारे पास एक टेम्परेचर के साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है। कौन सा? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऐसी न जाने कितनी चीजें हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट वेट ओवर करते हैं और फटाफट आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। एवरीवन, माय नेम इज अमन रस्तोगी एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। As well as the students, I have qualified CSI and NET with All India rank 31, and also I have qualified GATE, IIT JAM and many other chemistry exams as well. साथ साथ बच्चों, इस फील्ड में मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 सालों से ज़्यादा है। और अगर आज के इस सेशन के वीडियो की तरह आप लोग चाहते हो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस इसी प्रकार से मिलते रहें, तो आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक आईआईटी जैम को तुरंत ज्वाइन कर लें। किसे ज्वाइन कर लें? लेट्स क्रैक आईआईटी जैम। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, से ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक लेक्चर का लिंक काफ़ी पहले मिल जाता है। एक दिन पहले ही आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप अपने स्केड्यूल को अच्छे से मेंटेन कर पा रहोगे कि मेरी इस समय पर क्लास है और मुझे सेशन अटेंड करना है, तो आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन होगी। साथ साथ बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन दमदार तरीके से करो, टाइम पर आपका सिलेबस खत्म हो, ढेर सारे आप टेस्ट दो और इंडिया के बेस्ट टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिले डेली, तो बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लान। क्योंकि उसमें आपको मिलती है डेली लाइव क्लास विद इंडिया बेस्ट एजुकेटर, जिनसे आप चैट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, इवन फोटोग्राफ तक लेकर डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। दूसरे नंबर पर बच्चों, आपको यहाँ पर मिलता है बेहतरीन प्रैक्टिस मटेरियल, लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस देने का मौका, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद उनके ढेरों डिस्कशन सेशन जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। उसके बाद बच्चों आपको मिलता है एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लानिंग, और इन सारी चीज़ों को हम प्रोवाइड करते हैं टोटली अनलिमिटेड अमाउंट में। यानी कि आप सिर्फ एक बार पेमेंट करो और बाकी आपके लिए सारी चीज़ें अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आप अगर अन अकेडमी लर्निंग ऐप अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं करी है, तो तुरंत अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। क्यों? क्योंकि वो ऐप है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस एप्लीकेशन पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स डेली बहुत सारी इंटरेस्टिंग फ्री लाइव क्लासेस देते हैं। तो उन्हें मिस मत कीजिए, अभी अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और डेली फ्री लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाइए। और बच्चों, अगर आप कंप्लीट सिलेबस बहुत अच्छे से टाइमली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यू शुड ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर आईआईटी जैम। बच्चों, फीस बहुत ही कन्वीनियंट है, सिर्फ 9,000 रुपए में आपको पूरे 12 महीने के लिए, और 10,800 रुपए में तो पूरे 24 महीने के लिए मिल जाता है। यानी कि 450 रुपए पर मंथ का खर्चा। इमेजिन बच्चों, ओनली 450 रुपीज पर मंथ। ये बहुत बेयर मिनिमम अमाउंट है और कोई भी बच्चा इसे अफोर्ड कर सकता है। साथ साथ स्टूडेंट्स, आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं AMAN, क्योंकि इस कोड को यूज कर आपको मिलने वाला है 10% फ्लैट ऑफ आपकी सब्सक्रिप्शन फी पर। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के सेशन को स्टार्ट करें। हाँ, लेकिन जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बच्चों देखो, आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं और हेडिंग डालते हैं फटाफट, आर्हीनियस इक्वेशन। तो बच्चों, आज से पहले आपने आर्हीनियस इक्वेशन को देखा तो होगा ही, कि हम लिखते हैं k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, या ऐसे आप ऐसे लिखते होंगे k इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस का ई ए अपॉन आर टी। दोनों ही फॉर्म करेक्ट है, किसी में कोई भी गलती नहीं है। तो बच्चों, अब अगर आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, डजेंट मैटर, लेकिन इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, पहले उन सब के बारे में बात कर ले बच्चों। के हमारा क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा जी? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, लेकिन मैं इसको बेटर वे में बच्चों हमेशा बोलता हूं रेट कोएफिशिएंट।
ठीक है, रेट कोएफिशिएंट, और सिर्फ मैं ही नहीं बोलता, जितनी भी केमिकल काइनेटिक्स की बेहतरीन किताबें हैं वो भी कहती है कि रेट कोएफिशिएंट इज द मोर प्रिफर्ड टर्म। क्यों प्रिफर्ड है? क्योंकि बच्चों देखो, कांस्टेंट हम इसे तब बोलते जब ये हमेशा कांस्टेंट रहता, बट ये तो टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाता है, तो इसी वजह से रेट कोएफिशिएंट बोलना ज्यादा बेटर है। बट कांस्टेंट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो और उसमें कंसंट्रेशन बदलते हो या कुछ करते हो, तो रेट कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ता, वो वैसी का वैसी रहता है, इसलिए इसका नाम रेट कांस्टेंट पड़ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद ए को मैक्सिमम बच्चे गलत बोलते हैं, आर्रीनियस कांस्टेंट। ये आर्रीनियस कांस्टेंट नहीं होता, इसे बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। उसके बाद बच्चों ई क्या होती है? इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और टेम्परेचर तो बच्चों आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन। बहुत ही बढ़िया बात है, हमने सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व किया, देखा कि भाई कौन सी क्या चीज़ है, उसकी ऑब्जर्वेशन ली। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आपका के है, ठीक है, आपको क्लियरली एक चीज दिख रही है, आपको क्लियरली एक चीज बच्चों यहाँ पर दिख रही होगी आर्हेनियस इक्वेशन में, कि ये हमें बताता है के का रिलेशन टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर बढ़ने पर होता क्या है, ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो भाई टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो के इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि के को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, ए अपॉन ई की पावर प्लस ई ए अपॉन आर टी। अब मान लो ई ए अगर कांस्टेंट है और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ई ए अपॉन आर टी, ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये तो घटने लग जाएगा ना। अरे अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर डिनोमिनेटर में ये वाला फैक्टर घटेगा, और अगर ये वाला फैक्टर घटेगा तो ई की पावर वाला पूरा फैक्टर घटना शुरू हो जाएगा, है ना। और अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ती है सॉरी, अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज घटती है तो वो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी, करेगी नहीं करेगी? तो सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो के की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। एंड एज वेल एज अगर टेम्परेचर घटा तो के की वैल्यू घटेगी। ये बात पक्की है। इसीलिए तो बच्चों हम लोग कहते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर यू कैन स्पीड अप अ रिएक्शन। टेम्परेचर को बढ़ाकर आप किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हो, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, उसका रेट बढ़ा सकते हो। तो उसका मतलब यही तो होता है कि रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, स्पीशीज तेजी से रिएक्ट कर रही हैं, यही उनका मीनिंग होता है। तो अब अगर हम लोग इस इक्वेशन में बच्चों आगे बढ़े, तो इस इक्वेशन के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक फैक्टर है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, है ना, इसकी चर्चा भी करेंगे, बट अभी इसको मानकर चलो कांस्टेंट। और सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट ग्राफ देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ना अभी के और टी में, तो अगर के और टी के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो बच्चों ग्राफ आता है ऐसा, याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात बच्चों, इसके बीच में आप लोग एक ग्राफ और बना सकते हो, पता है कैसा? एल एन के वर्सेस 1/t में। ये बड़ा मजेदार ग्राफ है। क्यों? क्योंकि के बराबर है ए इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, है ना। तो बोथ साइड अगर एल एन ले लें तो ये हो जाएगा एल एन के इज इक्व टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t। तो बच्चों ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी इक्वेशन नहीं बन गई? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी, क्योंकि x एक्सिस पे 1/t है, y एक्सिस पे एल एन के है, c इंटरसेप्ट है तो एल एन ए भी कॉन्स्टेंट है, और e अपॉन आर हो गया स्लोप। तो बच्चों इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ आ जाएगा ना ऐसा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा ना, जिसका स्लोप है निगेटिव, तभी तो ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, बट आएगा स्ट्रेट लाइन, तो माइनस का ई अपॉन आर, माइनस का ई अपॉन आर, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, आप लोगों ने दोनों जगह नोटिस करा, ठीक है। मैं यहाँ पर इस वाले ग्राफ के अंदर ज्यादा इस बात की चर्चा करूंगा कि आपने यहाँ पर नोटिस करा होगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे कि मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने इसे वाई एक्सिस से टच नहीं किया, क्योंकि यहाँ एक्सिस पर ना कुछ मेंशन नहीं है, तो कुछ मेंशन नहीं होता इसका मतलब होता है कि ओरिजिन है ना। तो बच्चों एक बात बताओ भाई, 1/t जीरो कैसे हो सकता है? 1/t जीरो कैसे हो सकता है? अगर 1/t हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट कि t क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, है ना, टी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कभी भी मैं इस ग्राफ को वाई एक्सिस से टच नहीं कर सकता, क्योंकि टेम्परेचर इन्फिनिटी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी खुद ही नॉट डिफाइंड होता है। इन्फिनिटी की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इन्फिनिटी इज अ नॉट डिफाइंड टर्म,
ठीक है, तो कभी भी इस ग्राफ को वाई एक्सिस से टच मत करना अगर यहाँ ओरिजिन दिया हो तो। लेकिन अगर यहाँ कोई पर्टिकुलर वैल्यू मेंशन्ड हो 1/t की तो टच हो सकता है ग्राफ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बच्चों, ये हम लोगों ने कंसेप्ट देखा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो हमारे ग्राफ हो गए रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के रिलेशन में। एक बच्चों इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि जब भी आप लोग आर्नियस इक्वेशन लिखते हो ना, k इज टू ए इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, तो हमेशा याद रखना कि ये जो a है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो ये मिलकर बना होता है z से और दूसरा बना होता है p से। ये z क्या होता है बच्चों? ये होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो p होता है याद रखिएगा, इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बच्चों? कितने नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम हो रहे हैं, वो इस फैक्टर में इंक्लूडेड होता है। और ओरिएंटेशन फैक्टर यानी कि क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन से आपकी रिएक्शन हो रही है या नहीं। अब आप सोच रहे होगे सर इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर ओरिएंटेशन से रिएक्शन होने का मतलब क्या है? आइए देखिए बच्चों, ये जो P है ना, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है 1 से 0 के बीच में। इसकी P की वैल्यू कहां से एग्जिस्ट करती है? 0 से 1 के बीच में। अब बच्चों इसका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एग्जांपल है, द रिएक्शन ऑफ H2 एंड I2 गिव्स 2HI। तो बच्चों क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि वो जब कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन हो ही जाएगी। ऐसा भी होता है कि मॉलिक्यूल आए टकराए और अलग हो गए, आए टकराए और अलग हो गए, रिएक्शन हुई नहीं। तो देखो, ऐसा ही ऑब्जर्वेशन देखी गई किसमें? H2 और I2 की रिएक्शन में। तो देखो इसमें केस 1 डिफाइन किया गया। जैसे मान लो अगर H मॉलिक्यूल इस तरीके से है और I2 मॉलिक्यूल इस तरीके से है। अब H मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है और I2 मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है। समझना बात को। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं बच्चों। यहां पर देखो, मैं मॉडल के थ्रू दिखाता हूं आप लोगों को। देखो जैसे मान लो यह है H2 मॉलिक्यूल, दिख रहा है H2 मॉलिक्यूल, और ये है I2 मॉलिक्यूल। ठीक बच्चों, अब मान लो अगर H2 मॉलिक्यूल ऐसे और I2 मॉलिक्यूल ऐसे और ये दोनों टकराए, तो ये टकराकर ऐसे दूर चले जाएंगे। ये दोनों टकराए, टकराकर दूर चले जाएंगे, टकराकर दूर चले जाएंगे। कोई रिएक्शन नहीं होने वाली इनमें, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली इनमें। तो ये जो मैंने आपके सामने केस दिखाया है, वो केस इस तरीके से है। देखो आई ऐसे आ रहा है और H ऐसे आ रहा है। अगर ऐसे भी टकराएंगे, अगर कोलिजन ऐसे भी होगा तो भी कुछ नहीं होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। ये टकराएंगे हट जाएंगे, टकराएंगे हट जाएंगे। यानी कि ये ओरिएंटेशन ऐसी है जिससे हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यानी कि इससे हमें नो प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। उसके बाद बच्चों ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव बातें हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, इवन 12th क्लास की एनसीईआरटी तक में दिया हुआ है ये। इसी तरीके से बच्चों, अगर मान लो एच एच और आई आई मॉलिक्यूल इस तरीके से एकदम हेड ऑन टाइप कोलिजन करें, ऐसा, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, यानी कि ये दोनों मॉलिक्यूल आ रहे हैं अब ऐसे, इस तरीके से ऐसे कोलाइड करें, ऐसे ठक कोलाइड करें ऐसे, ये वाला कोलिजन, कुछ नहीं होगा अभी भी बच्चों इनके कोलिजन से क्या होगा? नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारे केसेस होंगे, तो एक्सपेरिमेंटली थर्ड केस में देखा गया कि अगर H मॉलिक्यूल इस तरीके से आए और आई मॉलिक्यूल I2 मॉलिक्यूल इस तरीके से आए, ऐसे, यानी कि किस तरीके से बच्चों? वर्टिकली। कैसे? वर्टिकली ऐसे आए, ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से अगर आएंगे, इस तरीके से अगर टकराएंगे, तो अगर इस तरीके से टकराएंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी रिएक्शन? दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। सबसे पहले बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट, इस तरीके से H और I के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, है ना, और आई का और एच का बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, तो ये बनी ट्रांजिशन स्टेट। और इससे फिर ये वाला और ये वाला बॉन्ड पर्टिकुलरली टूट के और ये वाले कंप्लीट बॉन्ड बनकर 2HI मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, ये इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है। तो नाउ यू कैन सी दैट, ठीक है, यू कैन सी दैट कि इसे बोलेंगे हम लोग प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है, एक तो ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। अब जरूरी नहीं है कि H और I
H2 और I2 मॉलिक्यूल ऐसे टकरा कर प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो दुनिया के सारे मॉलिक्यूल ही ऐसे थे। हो सकता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के टकराने का कुछ और क्राइटेरिया हो। तो बच्चों ये P पे भी डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का रेट कांस्टेंट कितना होगा, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे कि पर यूनिट टाइम कितने कोलिजन हो रहे हैं, है ना। अब मान लो जैसे 10, एक सेकंड में 10 कोलिजन होते हैं, है ना। और 10 में से दो कोलिजन सिर्फ ये वाले हैं। एक सेकंड में कितने कोलिजन? 10। और 10 में से सिर्फ दो ही कोलिजन ये हो रहे हैं, तो एक सेकंड में दो ही तो प्रोडक्ट बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? सिंपल ही तो मैथ है। अरे एक सेकंड में 10 कोलिजन हुए, तो अब मान लो 10 में से कुछ ऐसे हुए होंगे, कुछ ऐसे हुए होंगे, और दो ऐसे हुए, तो सिर्फ यही दो तो इफेक्टिव हुए। तो एक सेकंड में ये दो कोलिजन इफेक्टिव हुए, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो ही तो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो इसके थ्रू पूरी आर्रीनियस इक्वेशन को बच्चों जज किया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बेनिफिट है बच्चों, ये है डिटेल आर्रीनियस इक्वेशन के प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की। समझ आ रहा है बच्चों? अब आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी समझने के लिए हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स क्या होते हैं बच्चों? आप लोगों ने आज से पहले देखे होंगे, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में डायग्राम बनाते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना। तो इसमें बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लो मैं किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डायग्राम बना रहा हूं, ऐसा, है ना। तो इसमें जो ये वाला जगह होती है, ये तो होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ई आर लिख दिया। और ये जो होती है, ये होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना बच्चों, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि यहां पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। तो जब भी ऐसा केस होता है, तो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। यानी कि इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? लेस देन जीरो आएगा। बहुत बढ़िया बात है। ठीक। अब बच्चों ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है ना आपका, यहां पर बनती है ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो एनर्जी गैप होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। और जो ये वाला गैप होता है बेटा जी, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट फॉर अ रिएक्शन टू प्रोसीड और टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। और बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। अब बच्चों एक एनर्जी होती है जो ट्रांजिशन स्टेट से लेकर पूरी नीचे एक्स एक्सिस तक होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईटी को, इसे बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम की एनर्जी होती है, सो दैट की रिएक्शन हो पाए। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम सो दैट रिएक्शन कैन टेक प्लेस। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। अब देखो बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारी किसके बराबर होनी चाहिए? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन के। लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साइन मेंटेन करते हुए क्या करना है बच्चों? ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है ना। ओ सॉरी, छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस करना है। तो यानी कि हम लिखेंगे ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ठीक है, सो दैट की माइनस साइन आए, इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। हमेशा ये याद रखो। अगर एंडोथर्मिक होगा तब भी यही लगेगा, एक्सोथर्मिक होगा तब भी ये लगेगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट बच्चों, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि दो फॉर्म हम लोगों को याद रखनी होती है। एक तो एल एन के इज इक्वल टू माइनस का ई ए अपॉन आर इंटू वन अपॉन टी प्लस एल एन ए, और दूसरी याद रखेंगे बच्चों लॉग के इज इक्वल टू माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू वन अपॉन टी प्लस लॉग ए। ये ध्यान रखना बच्चों। देखो एल एन अगर होगा तो 2.303 नहीं आएगा, लॉग होगा तो 2.303 जरूर आएगा, ये बात याद रखना। दूसरा, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पर दो रेट कांस्टेंट दिए तो इक्वेशन आप लोग क्या लिखोगे? एल एन के टू बाय के वन। ठीक है, आप क्या लिखोगे? एल एन के टू बाय के वन इज इक्वल टू माइनस का ई ए अपॉन आर
1/T2 माइनस 1/T1। अ वेरी बेसिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें A कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ K1 तो ये T1, ठीक। ऐसे ही K2 तो T2, तो K2 माइनस K1 कर दो। जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपके पास ओवरऑल ये रिएक्शन बनकर आ जाएगी। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को याद कर लो। इससे बाहर आर्हीनियस इक्वेशन में ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। आईआईटी जेई हो, नीट हो या आईआईटी जैम हो, किसी भी लेवल पर इससे आगे की चीजें नहीं पूछी जाती। तो अगर आर्हीनियस इक्वेशन में आपको ये सब याद रह जाता है तो एग्जाम में आने वाला आर्हीनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से सेशन में इतना ही। हमने आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जाने और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन जाने जिनके ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, कभी भी टाइम निकाल कर देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट सी वीडियो है, रिवीजन हो जाएगा एक टॉपिक का। अपना क्या जाएगा, 15-20 मिनट में एक टॉपिक रिवाइज हो गया, है ना। दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो बच्चों चलिए, कई बार ऐसा मन होता है ना कि बहुत देर पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन छोटी सी वीडियो मिल जाए तो एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो वही सोच के साथ बच्चों, आप लोग कभी भी अपना चलते फिरते या कहीं पर वॉक करते हुए या कहीं ट्रैवल करते हुए इन छोटी सी वीडियोस को देखकर अपना एक क्विक रिवीजन कर सकते हो और अपने टाइम को क्वालिटेटिवली यूटिलाइज कर सकते हो। यही बस इसके पीछे मेरी सोच है। तो आज के इस सेशन में इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी। और साथ साथ अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बच्चों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। और लेट्स क्रैक आईआईटी जैम टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही बच्चों, कोई भी स्टूडेंट जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहा हो या आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हो या नीट की कर रहा हो या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, अगर वो स्टूडेंट अनअकैडमी पर आता है तो अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज की डेट में, इसके अलावा इससे बेटर और कोई नहीं है। अनअकैडमी सबसे अच्छा है बच्चों। क्यों? क्योंकि उसके पास हर एक कैटेगरी के इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं जो कि आपको डेली बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा ये कोड यूज करता है AMAN, तो उसको उसके सब्सक्रिप्शन फी पर परफेक्टली 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स